नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन छूट गया है। एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। चलिए सीधे चलते हैं अपने मूल बिंदु पर। तो ये जो है यूपी SSS गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है। आप लोग भी अपना आंसर तैयार करके रखिए और जब मैं बताऊं तो उसे मिला करके अपना चेक कर सकते हैं कि आप सही उत्तर कर रहे हैं गलत। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? बताइए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो चलिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम सभा के सदस्य जो है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य ही सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? बताइए। वही प्रश्न, पहला प्रश्न भी और दूसरा प्रश्न भी। देखिए ये भी गन्ना पर्यवेक्षक 2018 में पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया होगा। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? बताइए। तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम ग्राम विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है ना, मतदाता सूची याद रखिए। वे सभी वयस्क व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 43 ख की थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गई है, के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं शामिल हैं। 243 ख के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? बताइए। ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन है? ये जो है 2019 में 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट। तो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच, बताइए। तो ये जो है छवि राजावत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। ये 2010 का क्वेश्चन है, जबकि पूछा गया 2019 में। तो पहली महिला सरपंच छवि राजावत। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के सोडा गांव की छवि राजावत पहली महिला सरपंच हैं। वह वर्ष 2010 में सरपंच बनी थी। उल्लेखनीय है कि छवि राजावत MBA डिग्री प्राप्त प्रथम महिला सरपंच हैं जो कॉरपोरेट करियर को छोड़कर गांव में स्वच्छ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कें, शौचालय और बैंक आदि के लिए काम कर रही हैं। तो छवि राजावत का नाम याद रखेंगे, ये राजस्थान से हैं।
भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए, कौन से राज्य में डिजिटल पंचायत वार्ड? ये जो है केरल राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड केरल में बनाया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अप्रैल 2017 में अयमानम ग्राम पंचायत कोट्टयम जिला के पहले डिजिटल पंचायत वार्ड संख्या 15 की वेबसाइट का उद्घाटन किया। तो ये जो है इस पंचायत की अपनी वेबसाइट है केरल में, अयमानम ग्राम पंचायत 2017 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 5वें अनुसूची क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो दोस्तों इसमें पूछा है तो दोस्तों इसमें बताना था कि 5वें अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया FIFTH 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत। तो इसमें जो दे रहा है कि 10 राज्य आते हैं। 10 राज्य आते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1995 में प्रस्तुत दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार करने के लिए पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत अधिनियम 1996 पेशा को अधिनियमित किया। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना 5वीं अनुसूची क्षेत्र तेलंगाना में 5वीं अनुसूची क्षेत्र मौजूद है। तो ये देखिए कुछ अलग प्रकार का प्रश्न था। पेशा एक्ट आया था 1996 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, आंसर करिए फटाफट। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है, सीधा सीधा इसका उत्तर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी के बारे में कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का प्रतीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का उद्घाटन किया था पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक ना। लेकिन 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और ये 24 अप्रैल 1992 को हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला है राजस्थान में किया था। पहला पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया।
तो 2010 से मनाया जाने लगा। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य था कि जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? पूछ लिया। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो ये था राजस्थान। और इसमें जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन किए थे 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिए इसको, 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंचायती राज का उद्घाटन किए थे। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको संविधान में जगह दिया गया। ठीक है ना। तो नगर पालिका और पंचायती राज को संविधान में जगह दे दिया गया, इसीलिए सेपरेट बॉडी हो जाती है ये। यहाँ पर कह रहा उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। पहला पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया। अभी हम लोग पीछे वाले प्रश्न में देखे थे कि पहला पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था। 2010 को। इस समय कौन थे हमारे शांत रहने वाले प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। पहला पंचायती राज दिवस मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम के पारित होने से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और संविधान में भाग 9 व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 पार्ट 9 पार्ट 9 और शेड्यूल 11 जोड़ी गई। उल्लेखनीय है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी, लागू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर करिए। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो पंचायती राज संस्थाओं को कब संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में से जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो बताइए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। ये रोमन अंक में लिखा है 9। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख में यह प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती ये ब्लॉक पंचायत हो जाती है, क्षेत्र पंचायत और ये जिला पंचायत। तो 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया था। किसी किसी राज्यों में जो है ये मध्यवर्ती नहीं है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइए।
निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सभा जो है पंचायती राज है, ग्राम पंचायत भी है और न्याय पंचायत भी है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था ये पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है, जिसमें शामिल है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत। न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है, अतः ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक ना। अब तो न्याय पंचायत की बात हो रही है। न्याय पंचायत का मतलब क्या है कि न्यायपालिका का उद्देश्य ये है कि पीड़ित के दरवाजे पर जा करके न्याय देना। ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की कौन सी संस्था कौन सी है? स्व सरकार की गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताइए। स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो इसमें जो है ग्राम पंचायत है स्व सरकार की संस्था। ये ग्राम स्तर पर इसको सरकार समझिए, ग्राम पंचायत को ग्राम स्तर पर सरकार समझिए और मुख्यमंत्री की तरह प्रधान भी अपने गांव का मुखिया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय ढांचा लाया गया। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। तो ये जो है 3 स्तर में पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति होती है क्षेत्र स्तर पर और ब्लॉक लेवल पर होती है। इसमें जो आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव देखते हैं, और ये जिला स्तर पर जिला परिषद होता है तीसरा। ये नगर परिषद जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ये नगर पालिका अधिनियम नगर निगम वाला से संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होती है। देखिए निकल के आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। चलिए और आगे चलते हैं। मंडी परिषद में पूछा गया है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं बलवंत राय मेहता समिति, यही त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा की थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए? प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए, बताइए। तो यही है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद
243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। क्या? पंचायत शीर्षक से, ठीक ना। 19 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? 243 से 243 ओ तक। ओ तक पहुँचने के लिए ए आया होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। सारी दोस्तों, चलिए आगे चलिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। खांसी उसी का, सर्दी जुकाम का आजकल मौसम चल रहा है, तो सर्दी जुकाम तो कम है लेकिन खांसी है थोड़ी सी। चलिए आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 273 पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर करिए फटाफट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। आप देखते आ रहे हैं कि 243 से 243 ओ भाग 9, 243 किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली की। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय बनाया? बताइए। संवैधानिक निकाय 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में औपचारिक रूप दिया गया। खूब पूछा गया, देख रहे हैं ना। तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठन कब किया जाता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? बताइए। तो वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। से 1 वर्ष के भीतर, यथाशीघ्र और तत्पश्चात। 1 वर्ष के भीतर ये बोला गया था 1992 में कि 1 वर्ष के भीतर आप वित्त आयोग का गठन करिए, और उसके बाद क्या करें? तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए दोस्तों। क्या कह रहा है? किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा? तो सबसे आवश्यक जो देख रहे हैं कि 2/3 ये मजबूत माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए 15 दिन पूर्व
विशेष बैठक करके इस बात की सूचना उसे दी जाती है। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व। किसी को हटाने से पहले उसको सूचना देंगे ना, ताकि वो अपना पक्ष रखे। उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए 15 दिन पूर्व विशेष बैठक करके इस बात की सूचना उसे दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। लीजिए भैया, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में ही पढ़ रहे थे, लेकिन ये पूरे भारत में पूछ लिया। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 60,000 है। उत्तर प्रदेश, ये यूपी की बात कर रहा है, लेकिन ये भारत का पूछ लिया। बताइए। तो चलिए, इसमें से एक विकल्प दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही इसका सही होगा। और क्या व्याख्या है वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2015 में भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,48,280 थी, जबकि वर्तमान 2020 में ग्राम पंचायतों की संख्या 2,55,538 है। 2,55,538। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? बताइए। 33%। महिलाओं का आरक्षण जो है लगभग जो है 33% की बात की जाती है हर जगह, याद रखेंगे। एक मोटा मोटी कोई अपवाद हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है ना। 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। बात है ऐसा, जबकि संसद ये नियम बनाई है, लेकिन संसद अपने यहाँ ही खुद इस चीज़ का पालन नहीं करती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए देखते हैं कि कई बार प्रधानी की सीट क्या आती है, महिला होकर आती है, और महिला के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। पूरा कार्यभार उसके पुरुष जी देखते हैं। तो महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा ताकि वो अपना काम खुद देखें, तभी जन भागीदारी और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अब देखिए, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण दी, ये 2009 की बात कर रहा है। तो ये जो है 50%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी। इसके पूर्व महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित थीं, जो भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुसार से आवंटित की जाती हैं। तो भैया पहले थी 33%, अब 50% हो गई हैं, ठीक है ना। याद रखिए, 33% अब हो गई है 50%। पंचायतों में, हर जगह नहीं, हर जगह तो अभी 33% भी सरकार उसको नहीं कर पाई, जहाँ उनके अधिकार मारे जाते हैं। संसद से नियम बना है, लेकिन संसद में खुद 33% महिलाएं नहीं हैं, ठीक है ना। तो पंचायतों में जो ग्राम स्तर पर है या जो त्रिस्तरीय पंचायत देखते हैं, उसमें जो है 33% था, अब 50% कर दिया गया है केंद्र में। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? बताइए। प्रथम 2 राज्य कौन थे? बताइए। तो पहला था भैया राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसीलिए देख रहे हैं कि राजस्थान से ही पहली महिला सरपंच का नाम भी आया। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? ठीक है ना, बताइए।
एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17, इसीलिए रेंज दिया हुआ है 7 से 17 पंच। आप अपने गांव में पता करिएगा, केवल प्रधान जी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये प्रधान जी तो हैं ही, यहाँ पर गांव के मुखिया हो गए, लेकिन गांव को वार्डों में बांटा जाता है और हर एक वार्ड से एक एक आदमी का चुनाव होता है। होता क्या है कि ये लोग परंपरा बना लिए हैं कि भैया ये जो पंच जो है ना, इनका निर्विरोध चुनाव कर लेते हैं लोग। कहते हैं लोग कि भैया आओ प्रधानी का चुनाव लड़ लेते हैं हम सब। प्रधानी का चुनाव तो ये लोग लड़ करके और ये भाई पंचायत प्रधान हो गए। लेकिन ये जो पंच जो है, गांव के लोग अभी उतने जागरूक नहीं है, नहीं तो इसका भी चुनाव होता है और कई जगह हो जाता है जहाँ पर इनमें मतभेद हो जाता है। तो कहता है कि चलो भाई हम प्रधान नहीं बन पाएंगे तो पंच ही अपना बना लेते हैं, क्योंकि पंच अंत में प्रधान को हटा भी सकते हैं। तो ये होता है क्या, ये जो वार्ड में पहले से फिक्स किए जाते हैं कि यही पंच रहेंगे। आप प्रधानी का चुनाव लड़िए, केवल यही इस वार्ड से यही आदमी बस नॉमिनेशन करेंगे, अपना पर्चा दाखिला करेंगे तो यही हो जाएंगे बस। तो ये होता है। तो 7 से 17 तक पंच हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, ठीक ना। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी मीटिंग होनी चाहिए, बताइए। तो ग्राम सभा की भी कम से कम न्यूनतम 2 मीटिंग होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जैसे संसद की भी 2 सत्र कम से कम होने चाहिए ना, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप हो ही नहीं सकता। तो 6 दूना के 12 माह का 1 वर्ष होता है। तो उसी तरह से ग्राम सभा की भी कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक, जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। खरीफ की फसल समझते हैं ना, धान वाली फसल जो बरसात के दिनों में होती है, धान बाजरा, अर्थात नवंबर दिसंबर में। दूसरी रबी की बैठक, जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी, अर्थात मई जून में। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा के सदस्यों के मांग करने पर बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग कोरम होना जरूरी है। 1/5 भाग का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लोग हैं तो कम से कम 1/5 का मतलब 2 लोग उपस्थित होंगे, तभी ग्राम सभा की मीटिंग होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि एक लोग आए और कह दिए कि भैया मीटिंग हो गई, समाप्त हो गई मीटिंग, ठीक ना। इसीलिए कहा गया है कि कोरम का जो कंसेप्ट रखा गया है, इसीलिए कि भैया कम से कम इतने लोग होने चाहिए। तो 1/5 सदस्य जो है भाग जो है कोरम होता है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, बताइए। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो देखिए वोट देने की उम्र क्या है, 18 वर्ष है। लेकिन प्रधान बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना। और लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष, ठीक ना। और राज्यसभा और वो जो विधान परिषद होता है, इसमें कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक ना। और ये 30 वर्ष हो गई। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ऐसे भी हैं, तो भारत में अपवाद की कोई कमी नहीं है। तो नागालैंड में जो है पंचायत राज प्रणाली लागू नहीं है। यही एकमात्र राज्य है जो निगेटिव ग्रोथ दर्शाया था, ठीक है ना। जनगणना में यहाँ की जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि घट गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नागालैंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित पंचायत अनुसार कुछ क्षेत्रों को भाग 9 से छूट मिली हुई है। इनमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्य, 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों की जिला स्तरीय पंचायतें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थानीय शासन व्यवस्था मौजूद है, ठीक है ना। तो 9वीं भाग से छूट मिली है किसको किसको? मेघालय को, मिजोरम को, नागालैंड को, ठीक ना। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में केवल नागालैंड है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक ना। ये नागालैंड था। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्य, 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र। तो ये जो है 5वीं अनुसूची में वर्णित है। ये जो है 5वीं अनुसूची में, 5th अनुसूची में वर्णित है शेड्यूल में। लेकिन 6वीं अनुसूची में वर्णित जो है किसके? मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र। दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, हो गया 6वीं अनुसूचित में वर्णित क्षेत्र, 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र। तो इतने में जो है पंचायतों से इनको छूट दी गई है। अब देखिए राज्य व्यवस्था और विविध वाले टॉपिक आपसे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे फटाफट। इस पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। भैया EWS की बात कर रहा है। EWS जो वाला जो कौन से संविधान संशोधन से आया है? 103वां संविधान संशोधन से आया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया जा रहा है 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019, ठीक ना। ये विधेयक है। कहने का मतलब कि जितने भी विधेयक आए वो सभी अधिनियम नहीं बन पाए, ठीक ना। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। भैया जो विधेयक पारित हो जाता है तब अधिनियम बनता है। तो ये विधेयक था 124वां संविधान संशोधन के लिए, और अधिनियम कौन सा है? 103वां के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में तथा रोजगार में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में भी और रोजगार में भी, ठीक ना। सामान्य वर्ग को याद रखिएगा। विधेयक था 124वां जबकि अधिनियम है 103वां। वैसे विधेयक नहीं पूछता है। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो पहला संशोधन कब हुआ था संविधान में, यही तो पूछ रहा है, बताइए। तो पहला संशोधन संविधान में हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। यह संशोधन कुछ राज्यों में किए गए कृषि तथा कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण समय था। साथ ही इस संशोधन द्वारा विचार और अभिव्यक्ति के अधिकारों के साथ जीविका के अधिकारों से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया गया था। ठीक है ना। ये कृषि और भूमि संबंधी वही लैंडलॉर्ड वाला जो था ना, उसी में सुधार किया गया था। जमींदारी प्रथा में सुधार किया गया था। ठीक ना। कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण समय था। साथ ही इस संशोधन द्वारा विचार और अभिव्यक्ति के अधिकारों के साथ आजीविका के अधिकारों से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो नए राज्य के गठन के लिए, ठीक है ना। दो प्रकार का संशोधन है। एक तो मान लीजिए कि आपका भारत देश है और इसमें जो क्या है कि ये एक राज्य है, ये सभी राज्य हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि तो देखिए, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है, बताइए। तो नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग देखते हैं। और जो है तीसरा अनुसूची में क्या होता है कि इन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन जब किया जाता है, जैसे मान लीजिए कहे कि इस राज्य की सीमा यहाँ तक नहीं बल्कि यहीं तक रहेगी, जैसे ये और ये क्षेत्र काट करके इसमें जोड़ दिया जाए, तो राज्यों की संख्या तो नहीं बढ़ी लेकिन सीमाओं में जब परिवर्तन होता है तो तीसरे में और नए राज्य के गठन के लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, उनकी सीमाओं में परिवर्तन तथा उस परिवर्तन को करने के लिए जरूरी कानून और प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है ना। उनकी सीमाओं में परिवर्तन तथा उस परिवर्तन को करने के लिए जरूरी कानून और प्रक्रिया का प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, बताइए। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से और 352, 56 और 60 आपातकालीन उपबंध से और अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 52, 56 और 60 जो ये तीनों जो है आपातकालीन उपबंध से हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? भैया बोला था कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाएंगे, ठीक ना। तो कौन सा संशोधन था? ये था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003।
91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, भले यह संख्या निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% से अधिक क्यों न हो। छोटे राज्यों को इसी संविधान संशोधन में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल करने पर रोक लगा दी गई है, ठीक ना। इसी संविधान संशोधन में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल करने पर रोक लगा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, बताइए। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये जो है दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। राजनीतिक दल बदल की राजनीति की गतिविधियों की गंभीर समस्या से बचने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दल बदल के लिए 2/3 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, ठीक ना। तो देखिए दल बदल से दो संविधान संशोधन जुड़ रहे हैं। दल बदल की गतिविधियों की गंभीर समस्या से बचने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 का प्रावधान किया गया, ठीक ना। कहा गया कि भैया दल बदल करेंगे तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में ये बात कही गई, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दल बदल के लिए कहा गया कि 2/3 सदस्य अगर जाते हैं तो उनकी सदस्यता ख़त्म नहीं होगी। 2/3 सदस्य निर्धारित की गई। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये कौन सा संशोधन अधिनियम था, बताइए। मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो ये संशोधन अधिनियम था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक ना। तो अभी आप देखे थे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1989 में भारतीय संविधान में 61वें संविधान मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 92 का 74वां नगर पालिकाओं के गठन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां 74वां दोनों 92 में ही आए। देखिए ये पंचायतों के गठन संबंधित है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, ठीक ना। ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और 21A जोड़ा गया। 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिए दोस्तों फटाफट।